अध्याय 5 अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया। जब तक डॉन हुआन ने खुद सपने की अपनी व्याख्या जारी रखने का फैसला नहीं किया, तब तक इंतजार करने के मेरे समझौते के लिए सच है। मैं सलाह के लिए उसके पास गया, अगर बिल्कुल आवश्यक हो। हालांकि उन्होंने आमतौर पर एक ऐसे व्यक्ति की छाप दी जो न केवल सपने पर चर्चा करना चाहता है, बल्कि इस विषय पर मेरे रवैये से भी नाराज है। मेरी राय में मेरे साथ उनके असंतोष की पुष्टि यह थी कि जब भी हमने अपने सपने के अभ्यास पर चर्चा शुरू की, तो उन्होंने जानबूझकर जो कुछ भी हासिल किया था, उसके महत्व को कम कर दिया। उस समय मेरे अभ्यास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जीवित अकार्बनिक प्राणियों के अस्तित्व के पक्ष में निरंतर सबूत थी। अपने सपनों में उनसे मिलने के बाद, और विशेष रूप से डॉन हुआन के घर के निर्जन परिवेश में उनका सामना करने के बाद, मेरे पास उनके अस्तित्व को एक वास्तविक तथ्य मानने के अच्छे कारण थे। लेकिन इन सभी मामलों का मुझ पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मैंने हठपूर्वक और जमकर उनके अस्तित्व की संभावना से इनकार किया। और फिर मेरा मूड बदल गया, और मैंने उनसे संबंधित मुद्दे पर वस्तुनिष्ठ शोध करने का फैसला किया। अनुसंधान की विधि ने माना कि मैं सबसे पहले अपने सपनों की कक्षाओं में क्या होता है, इसका नियमित रिकॉर्ड रखूंगा, और फिर इन अभिलेखों का उपयोग यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार के रूप में करूंगा कि क्या मैंने अकार्बनिक प्राणियों के बारे में जो ग्रहण किया था, वो व्यवहार में पुष्टि की गई थी। वास्तव में मैंने सैकड़ों पृष्ठों को स्पष्ट लेकिन अर्थहीन विवरणों से भर दिया है, जबकि उनके अस्तित्व के पक्ष में पर्याप्त सबूत मेरे शोध की शुरुआत में ही मेरे द्वारा प्राप्त किए गए थे। कुछ सत्र यह पता लगाने के लिए पर्याप्त थे कि तर्क को रोकने और अकार्बनिक प्राणियों को मुझसे संपर्क करने का अवसर देने के लिए डॉन हुआन की प्रतीत होता है यादृच्छिक सिफारिश वास्तव में बहुत ही तरीका था कि अतीत के जादूगर उन्हें आकर्षित करते थे। मुझे अपने लिए ये देखने का अवसर देने के बाद डॉन हुआन ने जादू सिखाने के अपने तरीके का पालन किया। उन्होंने बार बार दोहराया कि रक्षात्मक रेखाओं को छोड़ने के लिए हमारे अहंकार को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ये केवल अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता। अहंकार की सबसे मजबूत रक्षात्मक रेखाओं में से एक हमारी तर्कसंगतता के अलावा और कुछ नहीं है। और यह न केवल जादुई कौशल और सिद्धांत के कब्जे के लिए सबसे लगातार बाधाओं में से एक है, बल्कि इसकी अभिव्यक्तियों में सबसे खतरनाक भी है। डॉन हुआन का मानना था कि अकार्बनिक प्राणियों का अस्तित्व एक ऐसा तथ्य है जो हमारी तर्कसंगतता को बहुत हिला सकता है। अपने सपने के अभ्यास में मैंने एक स्थापित दिनचर्या का पालन किया, जिससे मैं एक दिन के लिए भी विचलित नहीं हुआ। शुरुआत में मेरा लक्ष्य मेरे सपनों में सभी उपलब्ध वस्तुओं का निरीक्षण करना था, फिर सपने बदलना। मैंने दिन प्रतिदिन वस्तुओं के विभिन्न विवरणों के पूरे ब्रह्मांडों का अवलोकन किया। एक दिन मैंने देखा कि मेरे सपने का ध्यान भटकना शुरू हो गया था, और मेरी कक्षाएं या तो सो गई थीं और साधारण सपने थे जिनमें मैं बिल्कुल भी ध्यान को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, या जागने से और अब बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। हालांकि समय समय पर मेरे सपनों में विदेशी ऊर्जा की एक धारा दिखाई दी, क्योंकि डॉन हुआन ने इसे परिभाषित किया, उसे एक जासूस भी कहा। जासूसों के बारे में उनकी चेतावनी ने मुझे सतर्क रहने और अपने सपने देखने वाले ध्यान का सही उपयोग करने में मदद की। पहली बार मुझे एलियन एनर्जी का सामना करना पड़ा जब मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदारी के बारे में सपना देखा था। मैं प्राचीन वस्तुओं की तलाश में काउंटर से काउंटर पर गया। अंत में मुझे वह मिला जिसकी मुझे तलाश थी। डिपार्टमेंट स्टोर और प्राचीन कला के कार्यों की खोज के बीच विसंगति इतनी स्पष्ट थी कि मैं धीरे से चकित हो गया। लेकिन जैसे ही मुझे ऐसा एक काम मिला, मैं तुरंत इस गैर बराबरी के बारे में भूल गया। यह वस्तु एक बेत का हैंडल था। विक्रेता ने मुझे बताया कि यह इरिडियम से बना था,
जिसे उन्होंने दुनिया के सबसे कठिन पदार्थों में से एक कहा था। हैंडल को एक बंदर के सिर और कंधों को दर्शाती नक्काशी से सजाया गया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यह जेड से बना है। विक्रेता बहुत क्रोधित था जब मैंने संकेत दिया कि यह सबसे अधिक संभावना नहीं थी, और अपनी शुद्धता का प्रदर्शन करने के लिए उसने अपनी सारी शक्ति के साथ सीमेंट फर्श पर वस्तु फेंक दी। ये दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन यह एक गेंद की तरह उछलने लगा और फिर एक फ्रिस्बी की तरह घूमते हुए दूर चला गया। मैंने उसका पीछा किया। वो पेड़ों के पीछे गायब हो गया। मैं उसे खोजने के लिए दौड़ा और पाया कि वो जमीन पर फंस गया है। ये काले रंग के संक्रमण के साथ गहरे हरे रंग के असाधारण रूप से सुंदर उचित लंबे बेट में बदल गया। मैं उसे अपने लिए ले जाना चाहता था। मैंने उसे पकड़ लिया और जब तक कोई पास में दिखाई नहीं देता, तब तक उसे जोर से जमीन से उठाना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं उसे हिला नहीं सका। मुझे डर था कि अगर मैं इसे जमीन से बाहर खींचने की कोशिश करता हूं, तो मैं इसे तोड़ दूंगा। इसलिए मैंने अपने नंगे हाथों से उसके चारों ओर जमीन खोदना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने खुदाई करना जारी रखा, यह मेरी आंखों के सामने पिघल गया जब तक कि हरे पानी के केवल पोखर अपनी जगह पर नहीं रहे। मैं पानी में घूरता रहा। अचानक मुझे ऐसा लगा कि उसमें विस्फोट हो गया है। यह एक सफेद बुलबुले में बदल गया, जो तब गायब हो गया। मेरा सपना जारी रहा, नई छवियों और विवरणों के साथ जो किसी भी तरह से बाहर नहीं खड़े थे, हालांकि वे पूरी तरह से अलग थे। जब मैंने डॉन हुआन को इस सपने के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा, आप एक जासूस से मिले थे। जासूस अक्सर साधारण सपनों में पाए जाते हैं। अजीब तरह से, भेदक के सपने जासूसों की अनुपस्थिति की विशेषता है। जब वे दिखाई देते हैं, तो उनके साथ विचित्रता और असमानता से उनका आसानी से पता चल जाता है। आप किस तरह के असमानता की बात कर रहे हैं, डॉन हुआन? उनकी उपस्थिति गैरबराबरी से घिरी हुई है। एक सपने में बहुत सी चीजें हास्यास्पद होती हैं, केवल साधारण सपनों में चीजें अर्थहीन होती हैं। मैं कहूंगा कि उनमें मौजूद बड़ी संख्या में जासूसों के कारण ठीक यही स्थिति है। उनमें से बहुत सारे हैं क्योंकि आम लोग खुद को अज्ञात से अधिक बचाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है, डॉन हुआन? मेरी राय में सब कुछ बलों के संतुलन से निर्धारित होता है। औसत व्यक्ति शत्रुतापूर्ण प्रभावों के हमले से खुद को बचाने के लिए असामान्य रूप से मजबूत बाधाओं को खड़ा करने के लिए मजबूर होता है। उदाहरण के लिए, आत्मचिंता जैसे अवरोध। लेकिन बाधा जितनी मजबूत होगी, हमला उतना ही शक्तिशाली होगा। इसके विपरीत, क्लेरवॉयंट्स कम बाधाओं को खड़ा करते हैं और इसलिए अपने सपनों में कम जासूसों को आकर्षित करते हैं। क्लेरवॉयंट्स के सपनों में अर्थहीन चीजें अनुपस्थित हैं, शायद सपने देखने वालों के लिए जासूसों की उपस्थिति का आसानी से पता लगाने के लिए। डॉन हुआन ने मुझे बहुत चौकस रहने और अपने सपनों के सभी अवलोकन योग्य विवरणों को नोटिस करने की सलाह दी। उसने मुझे इन शब्दों को जोर से दोहराने के लिए भी कहा। तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो, मैंने कहा। आप मेरे सपने के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते, आप करते हैं। क्या आपके इनकार और सहमति में कोई स्थिरता है? बेशक, इस सब के पीछे कुछ प्रणाली है, लेकिन शायद किसी दिन आप दूसरे सपने देखने वाले के साथ भी ऐसा ही करेंगे। कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण महत्व के हैं क्योंकि वे आत्मा से संबंधित हैं। हमारे भोग के कारण अन्य पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। आपके द्वारा खोजा गया पहला स्काउट अब इरिडियम के रूप में भी हमेशा किसी भी रूप में मौजूद रहेगा। वैसे, इरिडियम क्या है? मुझे यकीन नहीं है, मैंने ईमानदारी से कहा। यहाँ तुम जाओ, इना, और अगर ये दुनिया के सबसे टिकाऊ पदार्थों में से एक निकला तो आप क्या कहेंगे? डॉन हुआन की आंखें खुशी से चमक उठी, जबकि मैं उनकी अंतिम टिप्पणी की बेरुखी पर घबरा गया, जो कि, जैसा कि मैंने बाद में सीखा, वास्तव में सच्चाई थी। उस समय से, मैंने अपने सपनों में असंगत वस्तुओं की उपस्थिति को नोटिस करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने एक सपने में विदेशी ऊर्जा के सार को परिभाषित करने वाले डॉन हुआन के शब्दों की शुद्धता को स्वीकार किया, मैं जल्द ही पूरी तरह से सहमत हो गया कि मेरे सपनों में हास्यास्पद चीजें वास्तव में अन्य दुनिया से एलियंस हैं। जब मैंने उन्हें खोजा, तो मेरा सपने देखने का ध्यान हमेशा पूरी तरह से उन पर केंद्रित था, जो किसी अन्य स्थिति में नहीं हुआ था। और मैंने ये भी देखा कि हर बार जब एक विदेशी ऊर्जा मेरे सपनों में प्रवेश करती है,
तो उनमें मेरा ध्यान किसी परिचित वस्तु में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस मामले में मेरे ध्यान में जो बाधा आई, वो इस तरह के परिवर्तन को पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थता थी। नतीजतन, मुझे किसी प्रकार की बाहरी वस्तु मिली, जो मेरे लिए लगभग अपरिचित थी। इसके बाद, विदेशी ऊर्जा काफी जल्दी गायब हो गई। गैर मानक वस्तु गायब हो गई, प्रकाश के बुलबुले में बदल गई, जिसे जल्द ही मेरे सपने के अन्य विवरणों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। जब मैंने डॉन हुआन से मेरे सपने में क्या हो रहा है, इस पर टिप्पणी करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, वर्तमान में, आपके सपनों में जासूस अकार्बनिक दुनिया से भेजे गए जासूस हैं। वे बहुत अल्पकालिक हैं, जिसका अर्थ है लंबे समय तक सपने में रहने में उनकी अक्षमता। आप क्यों कहते हैं कि वे जासूस हैं, डॉन हुआन? वे अन्य प्राणियों की चेतना को अवशोषित करने के अवसर की तलाश में आते हैं। उनकी अपनी चेतना और उद्देश्य है, हालांकि यह हमारे दिमाग से समझ के लिए दुर्गम है। उनकी चेतना और इरादों के प्रकार के अनुसार उनकी तुलना शायद पेड़ों से की जा सकती है। पेड़ों और अकार्बनिक प्राणियों का आंतरिक प्रयास हमारे लिए समझ से बाहर है क्योंकि वे हमारी तुलना में बहुत धीमे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है, डॉन हुआन? पेड़ और अकार्बनिक दोनों प्राणी हम जितना करते हैं उससे अधिक समय तक जीवित रहते हैं। वे अपरिवर्तित रहने के लिए बनाए गए हैं। वे स्थिर हैं, लेकिन साथ ही वे सब कुछ अपने चारों ओर घुमाते हैं। क्या आप कह रहे हैं, डॉन हुआन, कि अकार्बनिक प्राणी पेड़ों के रूप में लगभग अपरिवर्तनीय संस्थाएं हैं? यह सही है। प्रकाश और अंधेरे खोखले ट्यूबों के रूप में आप एक सपने में जो देखते हैं वो उनका प्रक्षेपण है। आप एक सपने में एक दूत की आवाज के रूप में जो सुनते हैं वह भी उनकी रचना है, साथ ही उनके जासूस भी हैं। मेरे लिए समझ से बाहर किसी गहरे कारण से, मैं इन शब्दों से उदास था। अचानक मुझे चिंता के साथ जब्त कर लिया गया। मैंने डॉन हुआन से पूछा कि क्या पेड़ समान अनुमान थे। वे हैं, उन्होंने कहा। इसके अलावा, ये अनुमान अकार्बनिक दुनिया के अपने समकक्षों की तुलना में हमारे लिए अधिक शत्रुतापूर्ण है। सपने देखने वाला कभी भी पेड़ों के संपर्क में नहीं आता है, जब तक कि वो अन्य दुनिया के साथ गर्म मैत्रीपूर्ण संबंध में न हो, जिसे हासिल करना बहुत कठिन स्थिति है। इस धरती पर हमारा कोई दोस्त नहीं है, आप जानते हैं। वो उदास होकर मुस्कुराया और कहा, यह कोई रहस्य नहीं है कि ऐसा क्यों है। यह आपके लिए एक रहस्य नहीं हो सकता है, डॉन हुआन, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे लिए एक रहस्य है। हमारे कार्य विनाशकारी हैं। हमने इस पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों को हमारे खिलाफ कर दिया है। इसलिए हमारे पास दोस्त नहीं है। मुझे इतना असहज महसूस हुआ कि मैं बातचीत को पूरी तरह से रोकना चाहता था। एक आंतरिक आग्रह ने मुझे अकार्बनिक प्राणियों की चर्चा पर लौटने के लिए मजबूर किया। आपको क्या लगता है कि मुझे स्काउट्स का पालन करना चाहिए? मैंने पूछा। और क्यों? वास्तव में, क्या आपको उनका पालन करने की आवश्यकता है? मैं अकार्बनिक प्राणियों के वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा हुआ हूं। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? मैंने सोचा था कि आप अपने अस्तित्व के इनकार में अड़े थे। उनकी मजाकिया आवाज और हंसी के घेर ने मुझे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाया। मेरी अब एक अलग राय है, डॉन हुआन। अब मैं इन सभी संस्थाओं का अध्ययन करना चाहता हूं। याद रखें कि अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया अतीत के जादूगरों की गतिविधि का क्षेत्र थी। वहां पहुंचने के लिए उन्होंने ध्यान से देखी गई वस्तुओं पर सपने में अपना ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार वे घुसपैठियों का पता लगाने में सक्षम थे। और जब स्काउट्स उनके ध्यान के केंद्र में थे, तो उन्होंने उनका अनुसरण करने के इरादे से जोर से चिल्लाया। जैसे ही पुरातनता के जादूगरों ने इस इरादे की घोषणा की, वे चले गए, विदेशी ऊर्जा से दूर हो गए। क्या यह इतना आसान है, डॉन हुआन? उसने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मुझे देखकर हंसा, जैसे कि मुझे वो करने के लिए आमंत्रित कर रहा हो जो उसने मुझे बताया था। घर पर काम करते हुए, मैं डॉन हुआन के शब्दों के सही अर्थ की खोज करते करते थक गया। मैंने हठपूर्वक इस बात का पालन करने से इनकार कर दिया कि वो एक कार्य पद्धति को क्या कह सकता है। विचारों और धैर्य दोनों को छोड़ने के बाद, मैंने एक दिन अपनी सतर्कता खो दी।
उस समय मैंने एक सपने में एक मछली देखी, जिसने मुझे इस तथ्य से हैरान कर दिया कि वो अचानक उस झील से बाहर कूद गई जिसके पास मैं चल रहा था। वो मेरे पैरों पर झुक गई, फिर एक पक्षी की तरह उड़ गई और एक शाखा पर बैठ गई। अभी भी एक मछली है। तस्वीर इतनी असामान्य थी कि मेरा सपना ध्यान एनिमेटेड हो गया। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह एक जासूस था। सेकंड बाद में, जब मछली पक्षी प्रकाश के बिंदु में बदल गया, तो मैंने उसका पीछा करने के अपने इरादे को चिल्लाया और दूसरी दुनिया में चला गया, जैसा कि डॉन हुआन ने इसके बारे में कहा था। एक हल्के कीट की तरह, मैं एक अंधेरी सुरंग के माध्यम से उड़ गया। सुरंग सनसनी अचानक बंद हो गई। यह ऐसा था जैसे मुझे पाइप से बाहर निकाला गया था और जड़ता से किसी पदार्थ के एक विशाल ब्लॉक पर नीचे गिरा दिया गया था। मैं लगभग उसे छू रहा था। मैंने अपने टकटकी के लिए सुलभ सभी दिशाओं में इसका कोई अंत नहीं देखा। ये सब मुझे विज्ञान फिल्मों की इतनी याद दिलाता है कि मुझे पूरी तरह से यकीन था कि यह पैनोरमा मेरी नींद की चेतना में उत्पन्न हुआ था। और क्यों नहीं? मुझे लगा कि मेरे साथ जो हो रहा था वो सिर्फ एक सपना था। मैंने इस सपने के सभी विवरणों पर विचार करने का फैसला किया। मैं जो देख सकता था वह एक प्रकार का विशाल स्पंज था। ये झरझरा था और एक अवसाद से ढका हुआ था। मैं इसे छू नहीं सका, लेकिन ये कठिन और रेशेदार लग रहा था। ये गहरे भूरे रंग का था। तब मुझे संदेह था कि यह सब मेरा ध्येय नहीं था, मैं सिर्फ सपना देख रहा था। मैंने जो देखा वो अपना आकार नहीं बदला, वो नहीं चला। करीब से निरीक्षण करने पर मुझे कुछ वास्तविक का आभास हुआ, लेकिन पूरी तरह से गतिहीन। ये सब कहीं न कहीं था और मेरा ध्यान इतना आकर्षित करता था कि मैं खुद सहित अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए खुद को फाड़ नहीं सकता था। कुछ अद्भुत शक्ति, जिसका मैंने पहले कभी सपनों में सामना नहीं किया था, ने मुझे पनगु बना दिया। तब मुझे स्पष्ट रूप से लगा कि द्रव्यमान ने मेरा ध्यान जारी कर दिया है, और अब मेरी पूरी चेतना उस स्काउट पर केंद्रित थी जो मुझे यहां लाया था। वो अंधेरे में एक जुगनू की तरह लग रहा था, मेरे ऊपर और चारों ओर चक्कर लगा रहा था। इस दुनिया में स्काउट शुद्ध ऊर्जा का एक बुलबुला था। मैं उसकी ऊर्जा को उबलते हुए देख सकता था। वो मेरे बारे में जानने लगा। अचानक वो मुझसे संपर्क किया और फिर खींच लिया और मुझे दूर धकेल दिया। मुझे उसका स्पर्श महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझे छू रहा है। ये भावना मेरे लिए अद्भुत और नई थी। यह ऐसा था जैसे मेरा कुछ हिस्सा वहां मौजूद नहीं था, इस स्पर्श से उत्तेजित था। ऊर्जा की तरंगें एक के बाद एक इसके माध्यम से गुजरती हैं। उस क्षण से मेरे सपने में सब कुछ अधिक से अधिक वास्तविक होने लगा। मुझे शायद ही याद हो कि मैं सपने में था। इस कठिनाई के साथ मिश्रित आत्मविश्वास की भावना थी कि मुझे छूकर शीशा मेरे साथ ऊर्जा संपर्क बना रहा था। उस समय जब ऐसा लग रहा था कि वह मुझे खींच रहा है या धक्का दे रहा है, मुझे पता था कि वह मुझसे क्या चाहता है। पहले उसने मुझे पदार्थ के ब्लॉक में एक बड़े अवसाद में धकेल दिया, जिसके सामने मैं था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि आंतरिक सतह बाहरी की तरह समान रूप से छिद्रपूर्ण थी, लेकिन यह उतनी खुरदरी नहीं दिखती थी जितनी कि इसकी अनियमितताओं को रेत दिया गया था। मैं बाहर से जो देख रहा था, उसमें एक संरचना थी जो एक मधुमक्खी के छत्ते की बड़ी हुई छवि के समान थी। सभी दिशाओं में विकिरणित विभिन्न आकृतियों की अनगिनत सुरंगें। उनमें से कुछ ने नेतृत्व किया, दूसरों ने नीचे, बाएं और दाएं भी जा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ सभी प्रकार के कोनों का गठन किया, एक उच्च, दूसरे निचले, अधिक या कम तिरछे झुके हुए। प्रकाश बहुत मंद था, लेकिन सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। सुरंगें जीवंत और सचेत दिखी। वे उबल रहे थे। मैंने उन्हें गौर से देखा और यह जानकर हैरान रह गया कि मैं उन्हें देख रहा था। ये ऊर्जा फाइबर थे। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ, सपने से दूत की आवाज मेरे कानों में इतनी जोर से सुनाई दी कि मैं उनके द्वारा कही गई कुछ भी नहीं कर सका। अपनी आवाज नीचे रखें, मैं अधीरता से चिल्लाया, ये देखते हुए कि मेरे शब्दों के उच्चारण के दौरान
सुरंगें दृष्टि से गायब हो जाती हैं और मैं एक निर्वात में डूब जाता हूं जहां मैं केवल सुन सकता हूं। दूत ने अपनी आवाज कम की और कहा कि आप एक अकार्बनिक प्राणी के अंदर हैं। अपने लिए कोई भी सुरंग चुनें और आप उसमें हमेशा के लिए रह सकते हैं। आवाज एक पल के लिए और फिर जोड़ा जा सकता है, बेशक अगर आप इसे चाहते हैं। मैं खुद को कुछ शब्द कहने के लिए नहीं ला सका। मुझे डर था कि मेरे किसी भी बयान को मेरे द्वारा डाले गए विपरीत अर्थों में समझा जा सकता है। इसमें आपके लिए अनगिनत फायदे हैं, दूत की आवाज जारी रही। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी सुरंग में रह सकते हैं और हर एक में आप कुछ नया सीख सकते हैं। अतीत के जादूगर वहां रहते थे और कई अद्भुत चीजें सीखते थे। किसी भी इंद्रिय अंगों का उपयोग किए बिना मुझे लगा कि स्काउट मुझे पीछे से धकेल रहा है। वह चाहता था कि मैं आगे बढ़ूं। मैं अपने दाहिने बगल में सुरंग में चला गया। जैसे ही मैंने खुद को इसमें महसूस किया, मुझे किसी तरह एहसास हुआ कि मैं उस पर नहीं चल रहा था, मैं उसमें घूम रहा था, उड़ रहा था। मैं खुद स्काउट की तरह ऊर्जा का एक बुलबुला था। मेरे कानों में फिर से दूत की आवाज सुनाई दी। हाँ, आप सिर्फ ऊर्जा का एक बुलबुला है, उन्होंने कहा। और भले ही मैं इसे खुद जानता था, मुझे एक बड़ी राहत महसूस हुई। आप अकार्बनिक प्राणियों में से एक के अंदर पेरिस हैं, उन्होंने जारी रखा। स्काउट चाहता है कि आप इस दुनिया में इस तरह से आगे बढ़ें। जब उसने आपको छुआ, तो उसने आपको हमेशा के लिए बदल दिया। अब आप मूल रूप से हम में से एक हैं। अगर आप यहां रहना चाहते हैं तो बस अपना इरादा जाहिर करें। दूत ने बात करना बंद कर दिया और सुरंग का दृश्य मेरे सामने फिर से दिखाई दिया। लेकिन जब उन्होंने फिर से बात की, तो कुछ बदल गया। मैंने इस दुनिया की दृष्टि नहीं खोई और फिर भी मैं उसी समय दूत की आवाज सुन सकता था। उन्होंने कहा कि प्राचीन जादूगरों ने हमारे बीच रहते हुए सपनों के बारे में जो कुछ भी जाना, वो सब कुछ सीखा। मैं ये पूछने जा रहा था कि क्या उन्होंने सुरंगों में रहकर ये सब सीखा है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सवाल कहूं, दूत ने मुझे जवाब दिया। हाँ, उन्होंने अकार्बनिक प्राणियों के अंदर ड्यूटी पर रहकर सब कुछ सीखा, उन्होंने कहा। उनके अंदर रहने के लिए अतीत के जादूगरों को केवल ये कहने की जरूरत थी कि वे इसे चाहते थे। जैसे यहां पहुंचने के लिए आपको केवल जोर से और स्पष्ट रूप से अपने इरादे को जोर से व्यक्त करने की आवश्यकता थी। वोविक ने मुझे फिर से धक्का दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मैं आगे बढ़ना जारी रख सकता हूं। मुझे संदेह हुआ और फिर उसने ऐसे जबरदस्त प्रभाव के बराबर कुछ किया, जिससे मैं बुलेट की तरह अंतहीन सुरंगों से उड़ गया। अंत में मैं रुक गया क्योंकि स्काउट रुक गया। हमने एक पल के लिए लटका दिया, फिर हम एक ऊर्ध्वाधर सुरंग में गिर गए। लेकिन मुझे नहीं लगा कि आंदोलन की दिशा काफी बदल गई है। मेरी भावनाओं के लिए मुझे अभी भी लगा कि मैं सतह के साथ आगे बढ़ रहा हूं। हमने कई बार आंदोलन की दिशा बदल दी, लेकिन प्रत्येक मामले में मेरी भावनाएं समान थीं। मैं पहले से ही यह महसूस करने में असमर्थता के विचार को तैयार करना शुरू कर रहा था कि मैं कहां ऊपर या नीचे जा रहा था, जब अचानक दूत की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लगता है कि उड़ने के बजाय धीरे धीरे रेंगना आपके लिए अधिक सुखद होगा, उन्होंने कहा। आप मकड़ी या मक्खी की तरह चलने की कोशिश भी कर सकते हैं, सीधे ऊपर या नीचे या उल्टा। अचानक मैं उतरा। यह ऐसा था जैसे मैं अचानक धूल के भारहीन धब्बे से किसी भारी चीज में बदल गया था, जिससे मेरे नीचे की जमीन महसूस हो रही थी। मैं अब सुरंगों की दीवारों को नहीं देख सकता था, लेकिन दूत यहां था और अधिक आरामदायक स्थिति में मेरे बगल में घूम रहा था। इस दुनिया में आपको हर समय गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। बेशक, मैं इसे खुद समझ सकता था। आपको यहां सांस लेने की जरूरत नहीं है, उसकी आवाज जारी रही। और सिर्फ अपनी सुविधा के लिए आप अपनी दृष्टि का उपयोग करना जारी रखते हैं। आदत से बाहर, इसे उसी तरह करें जैसे आपकी दुनिया में है। ऐसा लग रहा था कि दूत ये तय कर रहा था कि आगे बात करना जारी रखा जाए या नहीं। उसने अपना गला ठीक उसी तरह साफ किया जैसे कोई आदमी बात करना शुरू करने वाला था, और कहा, दृष्टि सूचना का मुख्य स्रोत है, इसलिए सपने देखने वाला हमेशा दृष्टि की शर्तों का उपयोग करके सपने में अपनी भावनाओं के बारे में बात करता है।
स्काउट ने मुझे सुरंग में दाईं ओर धकेल दिया। वो दूसरों की तुलना में कुछ गहरा था। मेरे सामान्य ज्ञान के विपरीत, वो मुझे दूसरों की तुलना में अधिक आरामदायक, अधिक शांतिपूर्ण और अधिक परिचित लग रहा था। मेरा दिमाग इस विचार से छेदा गया था कि मैं इस सुरंग की तरह था या यह मैं था। आप पहले भी मिल चुके हैं, दूत की आवाज ने कहा। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा। मैं उनके शब्दों को समझ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनका क्या मतलब है। आप एक बार एक दूसरे से लड़े थे और इसलिए अब आप में से प्रत्येक में दूसरे की ऊर्जा है। मुझे लगा कि दूत की आवाज में एक गुस्सा नोट या व्यंग्य भी था। नहीं, यह व्यंग्य नहीं है, दूत ने कहा। मुझे खुशी है कि आप हमारे बीच सोरेनिच हैं। आप आत्मीय से क्या मतलब है? मैंने पूछा। ऊर्जा के आदान प्रदान का अर्थ है रिश्तेदारी, उन्होंने उत्तर दिया। ऊर्जा रक्त की तरह है। मैं अवाक था। मुझे स्पष्ट रूप से मेरे अंदर डर की हलचल महसूस हुई। इस दुनिया में डर कुछ असामान्य है, दूत ने कहा। उन्होंने जो भी बातें कही, उनमें से केवल ये पूरी तरह से सटीक नहीं था। वो मेरे सपने का अंत था। मैंने जो देखा, उसकी चमक, अद्भुत स्पष्टता और निरंतरता से मैं इतना दंग रह गया कि दूत ने कहा कि मैं डॉन हुआन को सब कुछ बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं हैरान और चिंतित था कि वो मेरी बात नहीं सुनना चाहता था। उसने अभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने अनुमान लगाया कि वो हर उस चीज पर विचार करता है जो मेरी खुद की निंदा थी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा। क्या आप किसी बात से नाखुश हैं? नहीं, मैं हर चीज से खुश हूं, उन्होंने कहा। बात यह है, मैं आपके सपने के इस पक्ष की बात नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से आपका अपना व्यवसाय है। मैंने आपको बताया कि अकार्बनिक प्राणी वास्तविक है। अब आप अपने लिए खोजते हैं कि वे कितने वास्तविक हैं। लेकिन आप इस खोज से जो निकालते हैं वो पहले से ही आपका व्यवसाय, आपका व्यक्तिगत व्यवसाय है। किसी दिन तुम समझ जाओगे कि मैं दूर क्यों रहा। लेकिन क्या आप मुझे इस सपने के बारे में कुछ नहीं बता सकते? मैंने जोर दिया। मैं केवल ये कह सकता हूं कि यह एक सपना नहीं था, यह अज्ञात में एक यात्रा थी। मैं उसी में जोड़ूंगा कि यह एक आवश्यक यात्रा थी, लेकिन विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत। फिर उन्होंने विषय बदल दिया और अपने शिक्षण के अन्य पहलुओं की व्याख्या करना शुरू कर दिया। उस दिन से, मेरे डर और डॉन हुआन की मुझे सलाह देने की अनिच्छा के बावजूद, मैं अपने सपनों में नियमित रूप से उस स्पंजी दुनिया का दौरा करने लगा। मुझे जल्द ही पता चला कि सपने में वस्तुओं के विवरण को नोटिस करने की मेरी क्षमता जितनी अधिक होती है, मैं जासूसों की पहचान करने में उतना ही अधिक निपुण हो जाता हूँ। जब मैंने स्काउट्स को उनकी विदेशी ऊर्जा से पहचाना, तो वे कुछ समय के लिए मेरी दृष्टि के क्षेत्र में बने रहे। अगर मैंने स्काउट्स को उन वस्तुओं में बदलने की कोशिश की जो मेरे लिए कुछ परिचित थे, तो वे सामान्य से अधिक समय तक रहे, बेतरतीब ढंग से अपना आकार बदलते रहे। और जब मैंने उनका पीछा किया, तो जोर से उनकी दुनिया में आने के अपने इरादे की घोषणा की। स्काउट्स ने मेरे सपने देखने वाले ध्यान को पूरी तरह से मेरी सामान्य कल्पना से परे एक दुनिया में स्थानांतरित कर दिया। डॉन हुआन ने कहा कि अकार्बनिक प्राणियों को हमेशा सिखाने की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन उन्होंने उल्लेख नहीं किया कि वे सपने देखना सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि सपने में दूत, एक साधारण आवाज होने के नाते, उस दुनिया और हमारे बीच सही पुल है। मैंने पाया कि दूत अक्सर न केवल एक संरक्षक की आवाज है, बल्कि एक कुशल बिक्री एजेंट की आवाज भी है। उसने मुझे बार बार सही जगह और सही समय पर अपनी दुनिया का फायदा समझाया। इसके अलावा, उन्होंने मुझे सपने देखने में अमूल्य सबक भी सिखाया। उनके स्पष्टीकरणों को सुनकर, मैं समझ गया कि अतीत के जादूगर व्यवहारिक कक्षाओं को क्यों पसंद करते थे। सपने को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए, आपको सबसे पहले आंतरिक संवाद को रोकना चाहिए। इनेसर ने एक बार मुझे बताया था। संवाद को समाप्त करने की सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी उंगलियों के बीच कुछ क्वार्ट्ज क्रिस्टल 2 या 3 इंच लंबे या कुछ पतले पॉलिश नदी कंकड़ रखें। अपनी उंगलियों को थोड़ा मोड़ें और उनके बीच क्रिस्टल या कंकड़ को चुटकी लें।
दूत ने बताया कि धातु की वस्तुएं, यदि वे उंगलियों के आकार और चौड़ाई से मेल खाती हैं, तो समान प्रभाव पड़ता है। विधि में प्रत्येक हाथ की उंगलियों के बीच कम से कम 3 पतली चीजें पकड़ना शामिल है, उन्हें हाथों में दर्द के बिंदु तक लगभग निचोड़ना। इस दबाव का आंतरिक संवाद पर असामान्य प्रभाव पड़ता है, इसे शांत करता है। दूत ने क्वार्ट्ज क्रिस्टल को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में परिणाम सबसे प्रभावी होगा, हालांकि इस अभ्यास के लिए कुछ भी उपयुक्त है। यदि आप पूर्ण शांति की स्थिति में सो जाते हैं, तो यह आपको एक सपने में एक पूर्ण प्रवेश की गारंटी देता है, दूत की आवाज ने एक बार कहा था। यह सपनों में ध्यान के विकास में भी योगदान देता है। सपने देखने वाले को सोने की अंगूठी पहननी चाहिए, दूत ने मुझे दूसरी बार बताया। यह बेहतर है कि यह उंगली के लिए थोड़ा तंग हो। इस संबंध में दूत की व्याख्या इस तथ्य से उबलती है कि अंगूठी एक सपने से सामान्य दुनिया की सतह पर वापस लौटने या अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया में सामान्य चेतना की स्थिति से विसर्जन के लिए एक पुल के रूप में कार्य करती है। ये पुल कैसे काम करता है? मैंने पूछा, समझ में नहीं आ रहा है कि पुल सादृश्य क्या है जो दूत ने निहित किया था। पुल प्राप्त किया जाता है जहां उंगली अंगूठी के संपर्क में आती है, वैसा ने कहा। यदि एक क्लैरवोयंट अपनी उंगली पर एक अंगूठी के साथ मेरी दुनिया में आता है, तो यह मेरी दुनिया की ऊर्जा को आकर्षित और संरक्षित करता है। यदि आवश्यक हो, तो अंगूठी इसे नवागंतुक की उंगली को देती है और यह ऊर्जा क्लैरवोयंट को उसकी दुनिया में वापस लौटा देती है। उंगली पर अंगूठी द्वारा उत्पादित दबाव भी यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से कार्य करता है कि क्लैरवोयंट अपनी दुनिया में लौट आए। इस दबाव के लिए धन्यवाद। वो लगातार उंगली को एक परिचित स्पर्श महसूस करता है। बाद के सत्रों में से एक के दौरान दूत ने बताया कि हमारी त्वचा एक अंग है जो सामान्य दुनिया की ऊर्जा तरंगों को अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया में स्थानांतरित करने के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है और इसके विपरीत। उन्होंने मुझे ये सुनिश्चित करने की सलाह दी कि मेरी त्वचा ठंडी, साफ और गैर चिकना हो। उन्होंने ये भी सिफारिश की कि सपने देखने वाले त्वचा के बिंदुओं में दबाव बनाने के लिए एक तंग बेल्ट, एक हेडबैंड या एक हार पहनते हैं जो ऊर्जा विनिमय केंद्रों के रूप में काम करते हैं। दूत ने यह भी समझाया कि सामान्य स्थिति में त्वचा स्वचालित रूप से शरीर से ऊर्जा की रिहाई को रोकती है और अगर हम न केवल ऊर्जा को बचाना चाहते हैं, बल्कि इसे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो हमें जोर से इसी इरादे को व्यक्त करना चाहिए एक सपने में। एक दिन एक दूत ने मुझे एक वास्तविक उपहार दिया। उन्होंने कहा कि सपने के काम की जीवंतता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमें इसे उस क्षेत्र से खींचना चाहिए जो हमारे मुंह में सीधे आकाश के पीछे है। इस जगह में सभी लोगों का ध्यान का एक बड़ा भंडार है। दूत ने विशेष रूप से एक सपने में जीभ की नोक को तालू से दबाने के लिए सीखने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि सपने में हाथ खोजने से ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन इस समस्या को हल करने के बाद सपने देखने वाले को सपने के ध्यान को नियंत्रित करने के अर्थ में आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। मुझे अपनी पढ़ाई के सभी संभावित पहलुओं के बारे में निर्देशों के पहाड़ मिले। मैं इन निर्देशों को बहुत जल्द भूल जाता अगर दूत नियमित रूप से मुझे उन्हें दोहराना जारी नहीं रखता। मैंने डॉन हुआन से पूछा कि मुझे जो भूलना चाहिए उसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए। उनकी टिप्पणी संक्षिप्त थी, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। केवल उस पर ध्यान दें जो दूत आपको सपने के बारे में बताता है, उन्होंने कहा। वो सब कुछ जो दूत की आवाज ने अथक रूप से दोहराया, मैंने अटूट रुचि और उत्साह के साथ समझा। लेकिन डॉन हुआन की सही सिफारिशें, मैंने केवल सपने के संबंध में दूत के निर्देशों का पालन किया, व्यक्तिगत रूप से उनके निर्देशों के व्यवहारिक मूल्य की जांच की। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वो थी जो उसने सपने के ध्यान के बारे में कहा था, जिसका स्रोत आकाश है। आकाश में जड़ लेकर स्वप्न अवस्था में अपनी जीभ की नोक को महसूस करना शुरू करने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा।
जैसे ही मैंने ये सीखा, मेरा सपना ध्यान अपने जीवन पर ले गया और शायद हमारी दुनिया में मेरे सामान्य ध्यान से बेहतर हो गया। मुझे यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि अतीत के जादूगर अकार्बनिक प्राणियों के साथ कितनी गहराई से जुड़े थे। इस तरह के कनेक्शन के खतरों के बारे में डॉन हुआन की व्याख्या और चेतावनी मेरे लिए पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई है। मैंने उनसे प्रभावित हुए बिना उनके आत्मसम्मान के मानकों को पूरा करने की पूरी कोशिश की। इसलिए दूत की आवाज और उसने जो कुछ भी कहा, वो मेरे लिए एक निरंतर चुनौती प्रस्तुत करता है। मुझे किसी भी तरह से दूत के प्रलोभन का विरोध करना चाहिए था जब उसने मुझसे सभी प्रकार के ज्ञान का वादा किया था। मुझे अकेले उसका सामना करना पड़ा, क्योंकि डॉन हुआन ने अभी भी मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था। आपको कम से कम मुझे संकेत देना चाहिए कि क्या करना है, मैंने एक बार जोर दिया। इसके बारे में बात करने के लिए काफी सीधा होना। मैं नहीं कर सकता, उन्होंने स्पष्टता के स्पर्श के साथ कहा, और मुझसे फिर मत पूछो। आखिरकार, मैंने आपको बताया कि इस मामले में क्लेरवॉयंट को खुद सब कुछ तय करना होगा, लेकिन तुम ये भी नहीं जानते कि मैं क्या पूछूंगा। ओह, मुझे पता है, आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप सही काम कर रहे हैं जब आप उन सुरंगों में से एक में फंस गए हैं, बस एक दूत से कुछ नया सीखने के लिए। मैंने स्वीकार किया कि यह वास्तव में मेरी भविष्यवाणी थी, और अगर वह इसे हल करने में मेरी मदद नहीं कर सका, तो मैं कम से कम ये पता लगाना चाहता था कि उन सुरंगों के अंदर रहने में सक्षम होने का क्या मतलब है। मैं खुद इस सारे उपद्रव से गुजरा, डॉन हुआन ने जारी रखा, और कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ सब कुछ पूरी तरह से एक व्यक्तिगत अडिग निर्णय से निर्धारित होता है। यदि आप उस दुनिया में रहने का इरादा व्यक्त करते हैं तो आप जो निर्णय लेते हैं, इस इरादे की घोषणा करने के लिए आपको धोखा देने के लिए अकार्बनिक प्राणी आपकी सबसे गुप्त इच्छा को पूरा करते हैं। वे शैतान की तरह काम कर रहे हैं, डॉन हुआन। आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन यह वह नहीं है जो आप वास्तव में सोच रहे हैं। आपके लिए शैतान हार मानने का प्रलोभन है, खासकर जब वे आपसे ऐसे पुरस्कारों का वादा करते हैं। मेरी राय में अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया की शैतानी प्रकृति स्वयं प्रकट होती है कि यह इस पूरे शत्रुतापूर्ण ब्रह्मांड में सपने देखने वालों के लिए एकमात्र शरण है। क्या वो वास्तव में सपने देखने वालों के लिए स्वर्ग है, डॉन हुआन? निश्चित रूप से उनमें से कुछ के लिए ये है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे समर्थन और सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मैं एक शत्रुतापूर्ण ब्रह्मांड में अकेला हूं, लेकिन मैंने उच्चारण करना सीख लिया है। ये हमारे विचारों के आदान प्रदान का अंत था। उसने वो नहीं कहा जो मैं सुनना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुरंग में जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश करने का मतलब लगभग वहां रहना है। लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने तुरंत बिना किसी और जटिलता के अपने सपनों का अभ्यास जारी रखने का फैसला किया। मैंने तुरंत डॉन हुआन को इसके बारे में बताया। ऐसा मत कहो, उसने मुझे सलाह दी। बस ये समझे कि अगर आप वहां रहने का फैसला करते हैं, तो यह आपका आखिरी फैसला होगा। आप वहां से कभी वापस नहीं आएंगे। अब यह अनुमान लगाना असंभव है कि मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने उस दुनिया को अनगिनत बार देखा। मैं कह सकता हूं कि यह मुझे एक ऐसी दुनिया लग रही थी जितनी एक सपना हो सकता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि यह हमारी सामान्य रोजमर्रा की दुनिया से कम वास्तविक नहीं था। एक सपने में उस दुनिया का दौरा करते हुए मुझे एहसास हुआ कि डॉन हुआन ने मुझे कई बार क्या बताया था। सपने देखने के प्रभाव में वास्तविकता बहुत संशोधित है। मुझे दो संभावनाएं मिली जो डॉन हुआन के अनुसार सभी क्लेरवॉयंट्स का सामना करती हैं। या तो हम सावधानीपूर्वक पुनर्निर्माण करते हैं, या हम तुरंत संवेदी डेटा की व्याख्या की हमारी प्रणाली को पूरी तरह से त्याग देते हैं। डॉन हुआन के अनुसार व्याख्या प्रणाली को बदलने का मतलब धीरे धीरे इसे फिर से बनाने का इरादा है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण और सावधानी से अपनी क्षमताओं का विस्तार करता है।
जादूगरों की शिक्षाओं के अनुसार रहते हुए क्लेरवॉयंट्स तर्कसंगत तर्क को रोकने के लिए आवश्यक ऊर्जा को छोड़ते हैं और संग्रहित करते हैं और इस तरह इच्छित परिवर्तन में योगदान करते हैं। उन्होंने समझाया कि अगर हम दुनिया की व्याख्या की अपनी प्रणाली को फिर से संगठित करने के पक्ष में चुनाव करते हैं, तो हमारे आसपास की वास्तविकता मोबाइल बन जाती है और जिसे हम वास्तविक मानते हैं, उसका ढांचा हमें दुनिया की अखंडता की भावना को खोने के खतरे को उजागर किए बिना फैलता है। इसलिए, सपना वास्तव में वास्तविकता के अन्य पहलुओं का एक द्वार है। यदि हम दूसरा तरीका चुनते हैं, व्याख्या प्रणाली को त्यागने का तरीका, समझाने में सक्षम होने के बिना जो माना जा सकता है उसका पैमाना अविश्वसनीय रूप से बढ़ रहा है। इस मामले में संवेदनाओं के क्षेत्र का विस्तार इतना महान है कि व्याख्या के कुछ शेष साधन दुनिया की संपूर्ण विविधता को समायोजित करने में सक्षम नहीं है। उसी समय हम उस अद्भुत वास्तविकता की भावना से जबत हो जाते हैं जो असत्य लगती थी और जो हमेशा वास्तविक लगती थी उसकी पूर्ण असत्यता, लेकिन वास्तव में नहीं थी। मेरे लिए एकमात्र स्वीकार्य संभावना व्याख्या प्रणाली का पुनर्निर्माण और विस्तार था। एक सपने में अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया का दौरा करते हुए मुझे मेरे लिए इस दुनिया की स्वाभाविकता की बढ़ती भावना का सामना करना पड़ा। ये जासूसों का पता लगाने की मेरी क्षमता के साथ शुरू हुआ। ये जारी रहा क्योंकि मैंने सपने के दूत की व्याख्या सुनी और सुरंग के माध्यम से अपनी यात्रा के साथ समाप्त हो गया। मैं उनमें उड़ गया, लगभग कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन साथ ही अंतरिक्ष और समय से अवगत था। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में हमारी तर्कसंगतता के लिए सुलभ के अर्थ में नहीं। हालांकि उनमें से प्रत्येक में विवरण की मात्रा और गुणवत्ता से जुड़ी सुरंगों की खासियत, साथ ही उनके और उनके मापदंडों के बीच की दूरी में महत्वपूर्ण अंतर मेरे लिए इतने ध्यान देने योग्य थे कि उनका दौरा करते समय मुझे उद्देश्य अनुसंधान करने का मन करता था। मेरी व्याख्या प्रणाली के पुनः संयोजन का अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया के मेरे ज्ञान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। उनकी दुनिया में, जो मेरे लिए वास्तविक थी, मुझे ऊर्जा के बुलबुले की तरह महसूस हुआ। इसलिए मैं सुरंगों में चारों ओर घूम सकता था, जैसे कि प्रकाश की गति से उड़ रहा हो या एक कीट की तरह उनकी दीवारों के साथ क्रॉल कर रहा हो। जब मैं उड़ रहा था, आवाज मुझे बेतरतीब नहीं कह रही थी, लेकिन सपने के विवरण के बारे में काफी सुसंगत जानकारी, जिस पर मैंने अपना ध्यान रोक दिया। ये विवरण परिष्कृत उभार थे, जो अंधे के लिए एक फॉन्ट जैसा था। जब मैं दीवारों के साथ रेंगता था, तो मैं समान विशेषताओं को अधिक स्पष्टता के साथ देख सकता था और एक ही आवाज सुन सकता था। इस बार मुझे और अधिक विस्तार से सब कुछ समझा रहा था। मेरे लिए इसका अपरिहार्य परिणाम मेरी स्थिति के द्वंद्व की मेरी भावना का विकास था। एक तरफ मैं जानता था कि मैं क्या देख रहा था, दूसरी ओर मुझे लगा कि मैं अपनी साधारण दुनिया में किसी भी अन्य समान रूप से वास्तविक यात्रा के समान उपयोगी यात्रा कर रहा हूं। मेरी स्थिति का यह वास्तविक द्वंद्व इस बात का परिणाम था कि डॉन हुआन किस बारे में बात कर रहा था। अकार्बनिक प्राणियों का अस्तित्व हमारे सामान्य ज्ञान के लिए एक मजबूत झटका है। इसके बाद ही मैंने लगातार युक्तिसंगत बनाना बंद कर दिया कि मुझे कुछ राहत मिली। पहले, मैं इस तथ्य के कारण एक कठिन स्थिति में था कि उसी समय मुझे अकार्बनिक प्राणियों के अस्तित्व की पुष्टि करने की संभावना पर गंभीरता से विश्वास था और साथ ही मुझे विश्वास था कि यह सिर्फ एक सपना था। फिर, किसी बिंदु पर, जब मेरी उभयलिंगी स्थिति से जुड़े तनाव ने मुझे लगभग नष्ट कर दिया, तो चेतना के किसी भी हस्तक्षेप के बिना समस्या के प्रति मेरे दृष्टिकोण में एक तेज बदलाव आया। डॉन हुआन ने पुष्टि की कि मेरा ऊर्जा स्तर लगातार बढ़ रहा है, एक बार एक सीमा मूल्य तक पहुंच गया, जिससे मुझे अब मानव स्वभाव के बारे में राय और पूर्वाग्रहों को ध्यान में नहीं रखने की अनुमति मिली। वास्तविकता और हमारी भावनाएं।
इस दिन से मैं अपने तार्किक और व्यवहारिक महत्व के बावजूद ज्ञान की प्रशंसा करता हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के बावजूद। जब अकार्बनिक प्राणियों के मेरे वैज्ञानिक अध्ययन ने मेरे लिए अपनी रुचि खो दी थी, तो डॉन हुआन ने खुद सपने की स्थिति में मेरी यात्रा का सवाल उठाया था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको एहसास है कि आप अकार्बनिक प्राणियों से कितनी बार मिलते हैं। वो सही था। मैंने कभी इस विषय पर सोचने की जहमत नहीं उठाई। मैंने स्वीकार किया कि यह एक बहुत ही अजीब निरीक्षण था। यह एक निरीक्षण नहीं है, उन्होंने कहा, यह अपनी प्रकृति से दुनिया है जो गोपनीयता के प्रसार को बढ़ावा देती है। अकार्बनिक प्राणी रहस्य, अंधेरे में खुद को ढकते हैं। उनकी दुनिया के बारे में सोचो। वो गतिहीन रहता है, लगातार हमें उसकी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि प्रकाश या आग मिड्स को आकर्षित करती है। कुछ ऐसा है जो दूत ने अभी तक आपको बताने की हिम्मत नहीं की है। अकार्बनिक प्राणी हमारी चेतना या किसी अन्य प्राणी की चेतना का शिकार करते हैं जो उनके जाल में आते हैं। वे हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन उच्च कीमत पर, हमारे जीवन की कीमत पर। क्या आप कह रहे हैं, डॉन हुआन, कि अकार्बनिक प्राणी मछुआरों की तरह हैं? यह सही है। किसी दिन दूत आपको लोगों या कुछ अन्य प्राणियों को दिखाएगा जो उनकी दुनिया में फंस गए हैं। मुझे डर या घृणा होनी चाहिए थी। डॉन हुआन के संदेश ने मुझे गहराई से छुआ, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया निर्विवाद जिज्ञासा से अधिक थी। मैं मुश्किल से खुद को और धैर्य रख सकता था। अकार्बनिक प्राणी किसी को भी अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, डॉन हुआन ने जारी रखा। उनकी दुनिया में जीवन एक स्वैच्छिक मामला है। लेकिन वे हम में से प्रत्येक को गुलाम बनाने में सक्षम हैं, हमारी इच्छाओं को लिप्त करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। उस जागरूकता से सावधान रहें जो गतिहीन है। इस तरह की जागरूकता सब कुछ अपने आप को आकर्षित करती है और इसे प्राप्त करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अनुमानों को बनाकर, कभी कभी सबसे अधिक फैंटम सेगोरिक अनुमान। मैंने डॉन हुआन से यह बताने के लिए कहा कि अभिव्यक्ति फैंटम सेगोरिक अनुमानों का क्या अर्थ है। उन्होंने कहा कि अकार्बनिक प्राणी क्लैरवॉयंट्स की गहरी भावनाओं को चारा के रूप में उपयोग करते हैं और निर्दयता से उन पर खेलते हैं। वे सपने देखने वालों को लुभाने या डराने के लिए एक भूत बनाते हैं। उसने मुझे याद दिलाया कि मैंने पहले ही इनमें से एक भूत से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने समझाया कि अकार्बनिक प्राणी कुशल भ्रम फैलाने वाले जो खुद को स्क्रीन पर स्लाइड के रूप में प्रोजेक्ट करना पसंद करते हैं। पूर्व जादूगरों को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने मूर्खतापूर्ण रूप से इन अनुमानों पर भरोसा किया, उन्होंने जारी रखा। अतीत के जादूगरों का मानना था कि उनके सहयोगी शक्तिशाली थे। उन्होंने इस तथ्य की अनदेखी की कि वे सार्वभौमिक पैमाने पर एक फिल्म की तरह दुनिया के माध्यम से अनुमानित केवल दुर्लभ ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप खुद का खंडन करते हैं, डॉन हुआन। आपने खुद कहा कि अकार्बनिक प्राणी वास्तविक है। अब आप कहते हैं कि ये साधारण चित्र है। और मेरा मतलब तब था कि हमारी दुनिया में अकार्बनिक प्राणी एक स्क्रीन पर प्रक्षेपित चित्रों की तरह है, और मैं ये भी जोड़ सकता हूं कि वे दो दुनियाओं के बीच की सीमा को रोशन करने वाली दुर्लभ ऊर्जा द्वारा बनाई गई चलती छवियों से मिलते जुलते हैं। अपनी दुनिया में अकार्बनिक प्राणियों के बारे में क्या? क्या वे भी वहां चलती तस्वीरों से मिलते जुलते हैं? किसी भी तरह से नहीं। वो दुनिया उतनी ही वास्तविक है जितनी हमारी। अतीत के जादूगरों ने अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया को कुछ अंधेरे स्थान में तैरते हुए अवसाद और छिद्रों के साथ एक बुलबुले के रूप में वर्णित किया। उन्होंने अकार्बनिक प्राणियों को हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह एक साथ बंधी खोखली छड़ियों के रूप में चित्रित किया। जादू जो लोग एक बार रहते थे, उन्होंने इस विशाल जटिलता को चिरोस्कोरो की भूलभुलैया कहा। क्या यह सच है कि हर क्लैरवोयंट उस दुनिया को बिल्कुल वैसा ही देखता है? बेशक, हर क्लैरवोयंट उसे वैसे ही देखता है जैसे वह है। क्या आपको लगता है कि आप इस मायने में खास हैं? मैंने स्वीकार किया कि उनकी दुनिया की कुछ संपत्ति मुझे लगातार यह महसूस कराती है कि मैं विशेष हूं।
किसी की अपनी विशिष्टता की यह बहुत ही सुखद और विशद भावना सपने में दूत की आवाज से नहीं बनाई गई थी, या किसी और चीज से जिसके बारे में मैं सचेत रूप से सोच सकता था। यह वही है जो अतीत के जादूगरों को मारा, डॉन हुआन ने कहा। अकार्बनिक प्राणियों ने उनके साथ वही किया जो वे अब आपके साथ कर रहे हैं। उन्होंने जादूगरों को यह एहसास दिलाया कि वे एक तरह के हैं। इसके लिए एक और भी खतरनाक भावना को जोड़ा जाना चाहिए, शक्ति होने का भ्रम। शक्ति और विशिष्टता, अविनाशी भ्रष्ट कारक। खबरदार, आपने खुद इस खतरे से बचने का प्रबंधन कैसे किया, डॉन हुआन? मैं कई बार इस दुनिया का दौरा कर चुका हूं, जिसके बाद मैं वहां कभी नहीं लौटा। डॉन हुआन ने समझाया कि जादूगरों के अनुसार ब्रह्मांड शिकारियों और जादू से बसा हुआ है। किसी और की तरह इसे अपने सभी सामान्य जादुई कार्यों में ध्यान में रखना चाहिए। उनका विचार था कि चेतना में निरंतर विकास की अंतर्निहित संपत्ति है और इसके लिए एकमात्र अवसर जीवन के संघर्ष और मृत्यु के विरोध में खुलता है। जादूगरों की चेतना, जब वे सपने देखने का अभ्यास करते हैं, बढ़ता है, वो जारी रहा। और जैसे जैसे ये बढ़ता है, इसके लिए कुछ बाहरी इस वृद्धि को पहचानता है और नोटिस करता है और इसे मास्टर करने का प्रयास करता है। अकार्बनिक प्राणी चेतना के एक नए ऊंचे स्तर के इस कब्जे के लिए प्रयास करते हैं। क्लेरवॉयंस को हमेशा अलर्ट पर रहना चाहिए। वे उस समय आसानी से शिकार बन सकते हैं जब वे जोखिम उठाते हैं, शिकारियों के ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करते हैं। आप मुझे आत्मरक्षा, डॉन हुआन के रूप में क्या सलाह देंगे? हर मिनट सतर्क रहें। किसी को या किसी चीज को अपने लिए निर्णय न लेने दें। जब आप चाहते हैं केवल अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया पर जाएं। सच कहूं तो डॉन हुआन, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। स्काउट से मिलने के बाद मुझे वहां रहने की बहुत बड़ी लालसा थी और मैं अपनी मदद नहीं कर सकता। इसे रोको। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर इतनी आसानी से विश्वास करूंगा? बेशक आप इसे रोक सकते हैं। आपने अभी कोशिश नहीं की, बस। मैंने जोर देकर कहा कि मैं रुक नहीं सकता। उसने अब मुझसे इस बारे में बात नहीं की और मैं इसके लिए उसका आभारी था। अपराध बोध की एक परेशान भावना मुझे पीड़ा देने लगी। किसी अज्ञात कारण से एक मजबूत इरादों वाले प्रयास के साथ स्काउट्स के प्रति मेरे लगाव को समाप्त करने का विचार मेरे साथ कभी नहीं हुआ। हमेशा की तरह डॉन हुआन सही था। मैंने पाया कि मैं अपने सपने के पाठ्यक्रम को बदल सकता हूं, नियोजित मार्ग का अनुसरण करने का इरादा रखता हूं। आखिरकार, स्काउट्स को अपनी दुनिया में खुद को अनुवाद करने की अनुमति देना मेरा इरादा था। ये बहुत संभव है कि अगर मैंने सचेत रूप से इसके विपरीत करने का इरादा तैयार किया होता, तो मेरा सपना एक अलग दिशा में जारी रहता। आगे के अभ्यास के साथ, अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया की यात्रा करते समय इरादे को नियंत्रित करने की मेरी क्षमता काफी विकसित हुई है। इरादे को नियंत्रित करने की क्षमता में वृद्धि का मेरे सपने के ध्यान के नियंत्रण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस अतिरिक्त नियंत्रण ने मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि की है। मुझे लगा कि मैं अशुद्धता के साथ यात्रा कर सकता हूं, क्योंकि मैं किसी भी क्षण यात्रा करना बंद कर सकता था जब मैं चाहता था। आपका आत्मविश्वास मुझे बहुत डराता है, डॉन हुआन ने कहा, जब उनके अनुरोध पर मैंने उन्हें अपने सपने के ध्यान को नियंत्रित करने में अपनी नई उपलब्धियों के बारे में सूचित किया। वो आपको क्यों डराती है? मैंने पूछा। मैंने जो खोजा था उसके व्यवहारिक महत्व के बारे में मुझे पूरा यकीन था। क्योंकि यह एक मूर्ख का विश्वास है, उन्होंने कहा। मैं आपको इस मामले में जादूगरों के बारे में एक प्रासंगिक कहानी बताने जा रहा हूं। मैंने खुद इन घटनाओं को नहीं देखा, लेकिन मेरे शिक्षक के शिक्षक नागुअल एलियास ने ये सब अपनी आंखों से देखा। डॉन हुआन ने कहा कि नागुअल एलियास और उनके जीवन का प्यार, अमालिया नाम की एक महिला जादूगर, एक बार अपने युवा वर्षों में अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया में खो गई थी। मैंने डॉन हुआन को कभी इस बारे में बात करते नहीं सुना कि एक जादूगर को जीवन के लिए प्यार कैसे हो सकता है। उनके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मैंने उससे पूछा कि यहाँ क्या बात है? इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।
मैंने इस समय जादूगरों के प्यार के बारे में बात करने से परहेज किया। आप जीवन भर प्यार से इतने तंग आ चुके हैं कि मैं आपको एक ब्रेक देना चाहता था। तो सुनो, नबात या एस और उसके जीवन का प्यार, चुड़ैल अमालिया, अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया में खो गया। डॉन हुआन जारी रहा। वे सपने में नहीं थे, बल्कि अपने भौतिक शरीर के साथ थे। ये कैसे हुआ, डॉन हुआन? उनके शिक्षक नागुअल रोसेंडा अतीत के जादूगरों के स्वभाव और शिक्षण विधियों में बहुत करीब थे। वो इलियास और अमालिया को उनकी पढ़ाई में मदद करने जा रहा था, लेकिन इसके बजाय उन्हें कुछ घातक बढ़त पर धकेल दिया। नागुअल रोसेडो उन्हें वहां स्थानांतरित नहीं करने जा रहा था। वो केवल अपने 2 छात्रों को दूसरे ध्यान में ले जाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय परिणामस्वरूप उन्हें गायब हो गया। डॉन हुआन ने कहा कि वे इस लंबी और जटिल कहानी के विवरण में नहीं जा रहे थे। वो केवल मुझे बताने जा रहा था कि वे उस दुनिया में कैसे खो गए। उन्होंने कहा कि नेवल रोसेंक की गणना में उनकी धारणा शामिल थी कि अकार्बनिक प्राणी महिलाओं में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं। उनका दृष्टिकोण सही था और जादूगरों के ज्ञान पर आधारित था कि ब्रह्मांड अपनी प्रकृति से मुख्य रूप से स्त्री सिद्धांत से मेल खाता है, और यह कि स्त्री से उत्पन्न होने वाला मर्दाना सिद्धांत कम मात्रा में मौजूद है और इसलिए ईर्ष्या का एक उद्देश्य है। डॉन हुआन ने विषय से विचलित होकर समझाया कि शायद हमारे ग्रह पर पुरुषों का अनुचित वर्चस्व किसी तरह मर्दानगी की कमी से जुड़ा हुआ है। मैं चाहता था कि वो अपनी बात और विकसित करे, लेकिन उसने जो कहानी शुरू की थी उसे बताना जारी रखा। उन्होंने कहा कि नागल रोसेंडा ने इलियास और अमला को केवल दूसरे ध्यान के संबंध में निर्देश देने की योजना बनाए। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अतीत के जादूगरों की मानक तकनीक का उपयोग किया। वह एक सपने में होने के नाते एक स्काउट का उपयोग करता था। उसे अपने छात्रों को उनके संयोजन बिंदुओं को उपयुक्त पदों पर स्थानांतरित करके दूसरे ध्यान में स्थानांतरित करने का आदेश देता था। सैद्धांतिक रूप से एक मजबूत स्काउट बिना किसी कठिनाई के अपने संयोजन बिंदुओं को सही स्थिति में ले जा सकता था, लेकिन नागवाल रोजेंडा ने अकार्बनिक प्राणियों की चाल को ध्यान में नहीं रखा। स्काउट ने छात्रों के संयोजन बिंदुओं की स्थिति को बदल दिया, लेकिन उन्होंने अपने बिंदुओं को एक ऐसी स्थिति में रखा जहां से उन्हें आसानी से अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया में शारीरिक रूप में स्थानांतरित किया जा सकता था। क्या भौतिक शरीर में चलना संभव है? मैंने पूछा। शायद, उन्होंने पुष्टि की। हम एक ऐसी ऊर्जा है जो उपयुक्त सूत्र लेती है और एक निश्चित स्थान पर संयोजन बिंदु के निर्धारण के कारण सही जगह पर होती है। यदि ऊर्जा की यह स्थिति बदलती है, तो ऊर्जा का रूप और स्थान तदनुसार बदल जाता है। ऐसा करने के लिए अकार्बनिक प्राणियों को केवल अपने संयोजन बिंदु को सही जगह पर रखने की आवश्यकता होती है, और हम तुरंत एक गोली, एक जूता, एक टोपी या जो भी हो। क्या हम में से किसी के साथ ऐसा हो सकता है, दतुआ? काफी, खासकर अगर हमारी ऊर्जा की कुल पूर्णता सही हो। जाहिर है, इलियास और अमालिया की संयुक्त ऊर्जा सिर्फ वही थी जो अकार्बनिक प्राणी ध्यान देने में मदद नहीं कर सकते थे। आप इन प्राणियों पर भरोसा नहीं कर सकते। उनके पास जीवन की अपनी लय है, मानव से बहुत दूर है। मैंने डॉन हुआन से पूछा, नागोल रोसेंडा ने अपने छात्रों को उस दुनिया में फेंकने के लिए वास्तव में क्या किया? मुझे पता था कि यह पूछना मेरे लिए बेवकूफी थी, क्योंकि डॉन हुआन मेरे सवाल पर ध्यान नहीं देगा। मेरे गंभीर आश्चर्य के लिए उसने मुझे जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यों का क्रम बहुत सरल है। उन्होंने अपने छात्रों को एक छोटे से संलग्न स्थान में, एक कोठरी की तरह कुछ में रखा। फिर उसने सपने में प्रवेश किया, अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया से स्काउट को बुलाया, उसके साथ मिलने का इरादा व्यक्त किया, और फिर अपने छात्रों को स्काउट की पेशकश करके अपना इरादा व्यक्त किया। स्वाभाविक रूप से स्काउट ने इस उपहार को स्वीकार कर लिया और उन्हें उस समय अपने साथ ले गया जब वे रक्षाहीन थे, कोठरी में प्यार कर रहे थे। जब नागुएल ने कोठरी खोली तो वे वहां नहीं थे।
डॉन हुआन ने समझाया कि अपने शिष्यों को अकार्बनिक प्राणियों को देने की परंपरा अतीत के जादूगरों ने अक्सर की थी। नागुअल रोसेगा का ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने अनुचित विश्वास के कारण अपनी सतर्कता खो दी कि अकार्बनिक प्राणी उनके अधीन है। जादुई क्रियाएं बहुत खतरनाक हैं, डॉन हुआन ने जारी रखा। मैं आपसे बहुत सावधान रहने की विनती करता हूं, अपने मूर्खतापूर्ण आत्मविश्वास के प्रभाव में न आए। और फिर नागुअल इलियास और अमालिया का क्या हुआ? मैंने पूछा। नागल रोसेंडा को शारीरिक रूप से उस दुनिया में जाना पड़ा और उन्हें ढूंढना पड़ा, उन्होंने जवाब दिया। और उसने उन्हें पाया? हाँ, मैंने इसे पाया, बहुत प्रयास किया। हालांकि वो उन्हें वहां से पूरी तरह से वापस लाने में सक्षम नहीं था। इसलिए ये दो युवा हमेशा उस दुनिया के आधे कैदी बने रहे हैं। क्या आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, डॉन हुआन? बेशक मैं उन्हें जानता था, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे बहुत अजीब लोग थे।